Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good गुड morning. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, ठीक है, हेडिंग डालिए बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट। मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? एसी सप्लाई। चलो देखते हैं क्या बिहेवियर है। ये रजिस्टर है और उसके सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड है। इससे मैंने अप्लाई कर दी है एसी सप्लाई वी। जैसे मैंने इसे एसी सप्लाई प्रोवाइड की है वैसे ही इस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो होने लगेगा आई। और जब ये आई करंट इस रजिस्टर से मिलेगा तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा? आर इंटू आई। और इसका जो रिएक्टेंस है वो एक्सी है। जैसे ये करंट इस एक्सी में से जाएगा तो यहाँ भी वोल्टेज अपेयर होगा एक्सी इंटू आई। ये है वी आर, इसे वीसी नाम दे देता हूँ। ठीक है, वर्किंग आप बोल सकते हो कि व्हेन वी आर गिविंग एसी सप्लाई टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर, as a result current flows in this combination. When current passes through resistor, then here voltage or drop occurs R into I, and when this current passes through capacitor, then here voltage appears XC into I. ऐसा बोल सकते हो। फिर उसकी ये वर्किंग में आप ये लाइन लिख सकते हो जो मैंने आपको बोल के बताई। फिर उसके बाद फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरसी सर्किट। इस आरसी सर्किट का मैं फेजर रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा। तो फिर वही बात कि कॉमन क्या है दोनों में करंट कॉमन है। जितना करंट इस आर में फ्लो हो रहा है उतना ही सी में भी फ्लो हो रहा है, इसलिए जो कॉमन है उसे रेफरेंस ले लूंगा मैं। तो मैं करंट को रेफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि दोनों एलिमेंट पे कॉमन करंट है, तो ये करंट को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये करंट मेरा कॉमन है। जो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो करंट के सेम फेस में रहेगा, क्योंकि हमें पता है रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट के सेम फेस में होता है। इसलिए रजिस्टर के वोल्टेज को मैं सेम फेस में बना देता हूँ। ये मैंने सेम फेस में बना दिया। उसके बाद कैपेसिटर का वोल्टेज, करंट तो उतना ही फ्लो हो रहा है, इसे टोटल करंट नाम दे दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल करंट नाम देता हूं, तो इसे भी टोटल करंट नाम दे देता हूं। तो अब ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, अब हमें क्या पता है कि कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है। कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है, 90 डिग्री लीड करता है। जब कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है इसका मतलब वोल्टेज पीछे चलता है। करंट आगे चलता है कैपेसिटर के केस में, इसका मतलब वोल्टेज पीछे चलता है। मैं वोल्टेज को पीछे चलाने के लिए नीचे बना देता हूँ। तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे चल रहा है क्योंकि करंट आगे चलता है कैपेसिटर के केस में। ठीक है, तो ये वी आर वोल्टेज है, ये वीसी वोल्टेज है। तो मैं इसे ऐसा लिख दूंगा कि ये जो लाइन है पूरी की पूरी ये वी आर है, और ये जो लाइन है पूरी की पूरी ये वीसी। और वी आर और वीसी जब दोनों मिल जाएंगे, जब वी आर और वीसी का कंबाइंड वोल्टेज टोटल वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। तो इसे मैं टोटल वोल्टेज यहाँ लिख सकता हूँ। ये दोनों का जो कंबाइंड वोल्टेज हो गया ये टोटल वोल्टेज हो गया, जिसे मैं वी आर से रिप्रेजेंट टोटल वोल्टेज वीटी से रिप्रेजेंट करूँगा। ये टोटल वोल्टेज हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब देखो टोटल वोल्टेज ये है और टोटल करंट ये है। टोटल वोल्टेज और टोटल करंट, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच का जो एंगल है इसे थीटा नाम देता हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल है, और थीटा और 90 डिग्री पर जो क्वांटिटी है वो क्या बेस होगी, और थीटा के जस्ट सामने वाली जो है वो परपेंडिकुलर होगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा दूंगा मैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम वीटी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर। तो वी आर की वैल्यू कितनी है? आर इंटू आई है, तो यहाँ लिख दूंगा आर इंटू आई का स्क्वायर, और वीसी की प्लेस पे पुट कर दूंगा एक्सी इंटू आई का स्क्वायर। ये वीटी स्क्वायर और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आर स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई एक्चुअल में ये टोटल है आई टी स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर इंटू आई टी स्क्वायर, टोटल वोल्टेज का स्क्वायर, टोटल करंट का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, टोटल वोल्टेज का स्क्वायर। तो ये टोटल, ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ वी टी अपॉन आई टी का होल स्क्वायर आ जाएगा अगले स्टेप में। यहाँ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो ये वी टी टोटल वोल्टेज टोटल करंट इम्पिडेंस के इक्वल हो जाएगा। तो इम्पिडेंस का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो इम्पिडेंस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ जो एक रिलेशन था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिलेशन। यहाँ से क्या पता चल जाएगा? टोटल वोल्टेज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब ये जो वोल्टेज, ये कौन सा ट्रायंगल है? वोल्टेज ट्रायंगल है, दिस इज वोल्टेज ट्रायंगल। ठीक है,
अब इस वोल्टेज ट्रायंगल से क्या क्या निकाल सकते हैं देखते हैं। ठीक है, अब ये वोल्टेज ट्रायंगल, अब यहाँ पर देखिए ये टोटल वोल्टेज इम्पीडेंस इंटू करंट का प्रोडक्ट होता है, ये रजिस्टर का वोल्टेज आर इंटू आई का प्रोडक्ट होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज कैपेसिटी रिएक्टेंस और करंट का प्रोडक्ट होता है। तो तीनों में करंट है इसलिए कॉमन है, इसलिए काट दो इसे। तो क्या बच गया, ये ट्रायंगल कैसा बन गया, ये ट्रायंगल ऐसा बन गया, ये ट्रायंगल ऐसा बन गया, यहाँ आ गया आर, यहाँ आ गया एक्सी, ये हो गया जेड, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 डिग्री। तो ये जो नया ट्रायंगल बन के आया है ये इम्पिडेंस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा और मॉडिफाइड हो सकता है ये ट्रायंगल। देखिए अगर मैं यहाँ टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो रजिस्टिव वोल्टेज में रजिस्टिव मतलब करंट का प्रोडक्ट होगा, तो ये रजिस्टिव कंपोनेंट की पावर एक्टिव पावर हो जाएगी, रिएक्टिव कंपोनेंट की पावर रिएक्टिव पावर हो जाएगी, और ये टोटल पावर, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट ये अपरेंट पावर हो जाएगी। तो एक नया ट्रायंगल फिर से मिल गया हमें, ये हो गई एक्टिव पावर, ये होगी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर देखो हमेशा परपेंडिकुलर वाली एज पे आएगी, ये थीटा एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, और ये करंट की एक्सिस है। तो ये हो गई हमारी पावर ट्रायंगल। अब यहाँ से क्या निकालते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। थीटा क्या है, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच का एंगल है। तो टेन थीटा लगाता हूँ यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन थीटा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, और थीटा और 90 डिग्री जिस पर है वो है बेस। तो थीटा की वैल्यू होगी यहाँ से टेन इनवर्स वी सी अपॉन वी आर। यहाँ देखते हैं थीटा की वैल्यू, यहाँ भी टेन थीटा वाला लगाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने है एक्सी और ये है आर, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स एक्सी अपॉन आर। यहाँ भी टेन थीटा लगाते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके सामने क्यू है और बेस कितना पी। तो थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स क्यू बाय पी। एक बार पावर फैक्टर वाली टर्म आई थी हमारे पास, तो मैंने आपको बोला था कि क्यों इसे कॉस थीटा से एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस ट्रायंगल से देखो, अगर आप यहाँ कॉस थीटा लगाते हो तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बेस कितना है आर और हाइपोटेनियस है जेड, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन जेड। तो मैंने आपको बोला था कि क्यों इसे कॉस थीटा से एक्सप्रेस करते हैं, इस इम्पीडेंस ट्रायंगल के कारण हम इसे ऐसा बोलते थे, क्योंकि आर बाय जेड की वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल होती है, इसलिए हम पावर फैक्टर को कॉस थीटा से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक बात देखो, इतने तीन तीन ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है वैसे तो, देखा जाए तो वैसा वैसे हमारा काम इसी में हो जाएगा, इसी पेज पर काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे पता चल गया था, इस ट्रायंगल से मुझे पता चल गया था कि जो टेन थीटा की वैल्यू है ये है वी सी अपॉन वी आर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी सी अपॉन वी आर। तो बस इसी फार्मूले को मॉडिफाइड करके भी आप सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। कैसे करेंगे देखते हैं। ये जो वी सी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्स सी इंटू आई, और वी आर की वैल्यू होती है आर इंटू आई। तो ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू अब क्या आ गई, टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। और इसी फार्मूले को और मॉडिफाइड करके ये दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। इसमें भी आई का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी आई का मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा की जो नई वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टेन इनवर्स वी। जो कैपेसिटर वोल्टेज में करंट का मल्टीप्लाई होगा तो कैपेसिटर रिएक्टिव पावर आ जाएगी, और रजिस्टर में करंट का प्रोडक्ट होगा तो वो एक्टिव पावर आ जाएगी। ठीक है, रजिस्टिव वोल्टेज में। तो इस प्रकार से हमने तीनों निकाल लिए, अलग अलग ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो
चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, और कुछ पूछना है तो पूछो। ले लिया स्क्रीनशॉट? सर डन। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, कुछ पूछना है इस टॉपिक से? सर एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर दीजिए ना थोड़ा सा। कौन सा वाला? ये कैपेसिटर वाला? नहीं सर, यहीं से आज जो पढ़ाए हैं, अभी थोड़ा देर पहले जो पढ़ा रहे थे, बिहेवियर विद एसी सर्किट। देखो कुछ नहीं है, बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट विथ एसी सप्लाई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले एसी सप्लाई प्रोवाइड की। अब बिहेवियर देखना है तो डेफिनेटली मुझे सप्लाई देना पड़ेगा, तो मैंने एसी सप्लाई प्रोवाइड की। जब मैंने एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो एज अ रिजल्ट एसी करंट इसके अंदर फ्लो होने लगा। जब एसी करंट इसके अंदर फ्लो होने लगा तो जब ये करंट इस रजिस्टर से मिलेगा तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होगा R इंटू आई टी, और फिर यही वाला आई टी करंट जब इस एक्सी के अंदर जाएगा तो एक्सी इंटू आई टी, यहाँ इतना वोल्टेज अपेयर होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, आप वर्किंग लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। वैसे जरूरत नहीं है, इतना लिखोगे तो वैसे ही आपके नंबर नहीं काटेगा वो, पर आपको लगता है आपका समय है तो आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्किंग लिख दोगे तो वर्किंग में हम क्या बताएंगे, वर्किंग में आप क्या करोगे, जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ वोल्टेज अपेयर हो, जो मैंने समझाया बस वही लिखना है आपको, कि जब करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा R इंटू आई टी। जब ये टोटल करंट इसमें से जाएगा, एक्सी कैपेसिटर में से जाएगा, तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होगा या वोल्टेज अपेयर होगा एक्सी इंटू आई टी। उसका फेजर डायग्राम बनाया हमने, और फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या ध्यान में रखा हमने, कि दोनों एलिमेंट में कौन सी क्वांटिटी कॉमन है। मुझे समझ में आया कि करंट कॉमन है, क्योंकि जितना करंट इस रजिस्टर में फ्लो रहा है उतना ही इस कैपेसिटर में भी फ्लो हो रहा है, तो मैंने करंट को रेफरेंस ले लिया। फिर मुझे क्या पता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है रजिस्टर के क्रॉस वो करंट के सेम फेस में होता है, तो उसी लाइन में मैंने वोल्टेज बना दिया। और फिर कैपेसिटर के कंडीशन में मुझे पता है कि करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है, तो करंट को आगे रखने के लिए और वोल्टेज को पीछे रखने के लिए मैंने वोल्टेज को नीचे साइड बना दिया। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आगे रहता है वो आगे चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी करंट आगे दिख रहा है मुझे, इसलिए आगे चल रहा है, और ये 90 डिग्री मैंने वोल्टेज को पीछे चला दिया। ठीक है, और ये है रजिस्टर का वोल्टेज, ये है कैपेसिटर का वोल्टेज, और दोनों का फेजर सम मेरा टोटल वोल्टेज होगा। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास टोटल वोल्टेज आ गया। ठीक है, तो उसके बाद ये मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा था, तो मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो यहाँ पर वी टी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर आ गया। वी टी स्क्वायर, वी आर की जो वैल्यू होती है वो आर इंटू आई टी होती है। मतलब वी आर की वैल्यू क्या होती है, रजिस्टर और करंट का प्रोडक्ट। रजिस्टर का वोल्टेज कितना होगा, रजिस्टर का करंट, रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट। और कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट का प्रोडक्ट। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ से आई टी स्क्वायर कॉमन आ गया, दोनों में है, आर स्क्वायर एक्सी स्क्वायर अंदर आ गया, आई टी स्क्वायर को इस साइड ला लिया। तो यहाँ वी टी अपॉन आई टी की जो वैल्यू होती है वो इम्पोर्टेंस के इक्वल होती है। टोटल वोल्टेज और टोटल करंट किसके इक्वल होता है, इम्पोर्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंस रख दिया मैंने, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ जेड की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से टोटल वोल्टेज की वैल्यू आ गई थी अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया मैंने, इस वोल्टेज ट्रायंगल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। जो वी आर की वैल्यू होती है आर इंटू आई, टोटल वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो होती है जेड इंटू आई, और वीसी की वैल्यू होती है एक्सी इंटू आई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तीनों में आई आई है तो वो कट गए, तो केवल मेरे पास क्या बच गया, जेड आर और एक्सी बच गया, क्योंकि वी आर की वैल्यू होती है आर इंटू आई, टोटल वोल्टेज की वैल्यू होती है जेड इंटू आई, कैपेसिटर की वोल्टेज की वैल्यू होती है एक्सी इंटू आई। तो आई इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो कैंसिल कर दिया, तो अब यहाँ बच गया जेड एक्सी आर। तो एक जो ट्रायंगल बना उसे इम्पोर्टेंस ट्रायंगल नाम दे दिया। और फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने इसमें तीनों जो साइड है तीनों में मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट पावर होती है, तो रजिस्टर का वोल्टेज में करंट का प्रोडक्ट होगा तो रजिस्टर की पावर आएगी, जिसको मैं एक्टिव पावर बोलता हूँ। और कैपेसिटर वोल्टेज में करंट का प्रोडक्ट होगा तो जो पावर आएगी वो रिएक्टिव पावर आएगी, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर रिएक्टिव पावर होती है। और टोटल वोल्टेज में टोटल करंट का मल्टीप्लाई होगा तो ये अपरेंट पावर आएगी। तो ये पावर ट्रायंगल आ गया मेरे पास। बस इतना बताया मैंने, क्लियर है क्या? यस सर। ओके।